हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपीआरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्य सलर अध्ययन माला से एमए इतिहास में भारत में राष्ट्र फोर्थ सेमेस्टर से हैं। यदि फ्रेंड्स आपके एग्जाम बहुत जल्दी हो रहे हैं तो आप प्लीज हमें कमेंट कर दीजिए। हम आपके लिए पूरी 5 यूनिट्स जो हैं वो एक साथ आपको लिंक सेंड कर देंगे। आपको अदरवाइज एक एक यूनिट के एक एक वीडियो आएगा, तो जिससे कि शायद आपके एग्जाम के लिए टाइम लग सकता है। तो आप हमें प्लीज कमेंट कर दीजिए अपने एग्जाम की डेट, हम आपके लिए सारे यूनिट्स को एक साथ लिंक करके कमेंट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी सेकंड यूनिट पढ़ेंगे हम, जिसमें हम भारत में राष्ट्र के विकास के चरण 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्त पद्धति और उसके कार्य पढ़ेंगे। कांग्रेस मंत्रिमंडल के 28 माह और कैबिनेट मिशन योजना को कंप्लीट करेंगे। उसके प्रस्ताव एवं अंतरिम सरकार का गठन हम कंप्लीट करने वाले हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए नहीं हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताओं का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। 1935 में भारतीय अधिनियम की प्रमुख धारा एवं महत्व का वर्णन कीजिए। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन कीजिए। भारत शासन अधिनियम 1935। अंग्रेजों ने 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था। इसके वाद विवाद और विचार विमर्श के आधार पर ही ब्रिटिश सरकार की ओर से एक श्वेत पत्र है उसको तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत शासन सुधार की एक योजना तैयार की गई। भारत के वायसराय लॉर्ड लिलिथ गो की अध्यक्षता में 1932 में श्वेत पत्र पर अपने विचार प्रकट करने के लिए एक समिति का निर्माण किया गया, जिसे सन 22 नवंबर 1943 को एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को प्रस्ताव के रूप में देखकर भारत मंत्री ने ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित कराया। लोकसभा की स्वीकृति के उपरांत यह लॉर्ड सभा में स्वीकृत कर दिया गया, जहां कुछ संशोधन के उपरांत इसे स्वीकृत किया गया, जिसको लोकसभा ने भी स्वीकार किया। 2 अक्टूबर 1935 को ब्रिटिश सम्राट ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और यह अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम के नाम से विख्यात हुआ। 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। 1935 को भारत अधिनियम सबसे विशाल, विस्तृत और जटिल दस्तावेज था। कुछ दृष्टिकोण से यह अधिनियम अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस अधिनियम से स्वतंत्र भारत के संविधान में अनेक बातें ला दी गई थी। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका। 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव। 1935 के अधिनियम की सर्वप्रमुख विशेषता, पहली बार भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को लागू किया जाना था। सभी भारतीय प्रांत एवं राज्यों का एक संघ बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। संघ के दोनों सदनों में राज्य को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया था। संघीय असेंबली में 375 में से 125 और काउंसिल ऑफ स्टेट में 260 में से 104 सदस्य नियुक्त करने का उन्हें अधिकार दिया गया था। संघीय शासन की मूलभूत आवश्यकता संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, किंतु संघ के निर्माण की प्रक्रिया को अत्यंत जटिल बना दिया गया था। संघ के सदस्यों में एक ओर तो अंग्रेज के अधीन प्रांतीय सम्मिलित किए गए थे और दूसरी ओर देशी रियासतें थीं, जिसका शासन वहां के राजाओं को स्वेच्छाचारिता पर आधारित था। अतः दोनों के स्वरूप में एक रूपता प्राप्त हुई थी। भारतीय संघ को बनाने के लिए 2 प्रमुख शर्तें रखी गई थी, जिनका उद्देश्य केवल स्वतंत्र भारतीय रियासतों को अधिक से अधिक संघ में सम्मिलित करना था, और ये शर्तें निम्नवत थीं। पहली आती है, कम से कम इतने राज्य भारतीय संघ में सम्मिलित हो जिन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट में कम से कम 52 प्रतिनिधि भेजने की अधिकार हो सके। इन रियासतों की जनसंख्या
समस्त रियासतों की जनसंख्या की आधी से कम ना हो। इन शर्तों के कारण ही 1935 के अधिनियम में वर्णित संघ की स्थापना कभी नहीं हो सकी, क्योंकि संघ बनाने के लिए आवश्यक संख्या में रियासतों ने इसमें स्वीकृति नहीं दी और अधिकांश रियासतों के शासक ऐसी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित होने के लिए तैयार नहीं थे। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन पद्धति की स्थापना लागू कर दी गई, जो कि पूर्णतः असफल रही थी। इसके पश्चात 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई। इससे अंग्रेजी सरकार की नीति स्पष्ट हो गई कि वे भारतीयों को किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं देना चाहते थे। नेक्स्ट आते हैं 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र के विषयों को दो भागों में बांटा गया था। पहले आते हैं संरक्षित विषय और दूसरे आते हैं हस्तांतरित विषय। संरक्षित विषयों के अंतर्गत प्रतिरक्षा, विदेशिक संबंध, धार्मिक विषय, आदिवासी क्षेत्र रखे गए थे। इन विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल कार्यपालिका के सदस्यों की सहायता से करता था। कार्यपालिका के सदस्यों की संख्या 3 थी तथा इसको गवर्नर जनरल के प्रति ही मनोनीत किया जाता था। अतः गवर्नर जनरल जिस प्रकार से चाहता था शासन कर सकता था। नेक्स्ट आते हैं हस्तांतरित विषय के अंतर्गत शेष सभी विषय रखे गए थे। मंत्रिपरिषद के परामर्श जनरल इन विषयों की प्रशासनिक व्यवस्था करता था। मंत्रिपरिषद के मंत्री व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। गवर्नर जनरल मंत्री परिषद के निर्णय एवं सुझावों को मानने के लिए बाध्य नहीं थे। गवर्नर जनरल को अपार शक्तियां प्रदान की गई थी, अतः वास्तविक शासन गवर्नर जनरल के हाथों में ही केंद्रित था। इसी कारण इस अधिनियम की आलोचना करते हुए जिन्ना ने कहा है कि इस अधिनियम में 98% गवर्नर जनरल के विशेषाधिकार तथा व्यक्तिगत निर्णय थे, 2% अधिकार मंत्रियों के थे। चर्चिल ने इस विषय में कहा है कि गवर्नर जनरल को हिटलर और मुसोलिनी के समान अधिकार दे दिए गए थे। उस अपनी स्वेच्छा से वह किसी भी कानून को पारित करा सकता था तथा संविधान को बदल भी सकता था। नेक्स्ट आते हैं शासन के विषयों की सूचना। 1935 के अधिनियम के द्वारा शासन की 3 सूचियां की प्रथा बनाई गई थी। केंद्रीय सूची, इसमें संपूर्ण देश के संबंध रखने वाले विषय थे, इसकी संख्या 59 थी। राज्य के अधिकार क्षेत्र में 54 थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। उक्त विषयों के विषय में मतभेद होने पर संघीय न्यायालय को न्याय करने का अधिकार नहीं दिया गया था। ऐसे मामले का निर्णय भी गवर्नर जनरल को ही दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं प्रांतीय स्वायत्तता। 1935 के अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान किया जाना था। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी, जिसका घोर विरोध किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करके स्वायत्त शासन की स्थापना की गई थी तथा प्रांतों को नवीन संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए थे। प्रशासन का कार्य गवर्नर मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करता था। मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थी। गवर्नरों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे मंत्रिपरिषद के सुझाव के अनुसार ही कार्य करें, किंतु प्रांतीय स्वायत्तता के बावजूद भी गवर्नर को इतनी शक्तियां प्रदान की गई थी कि स्वायत्तता के नाम मात्र की रह गई थी। स्वायत्तता ही नाम मात्र की रह गई थी, मतलब इतने ज्यादा उनको क्या किया गया था, अधिकार दिए गए थे। अर्थात इस नियम के अनुसार गवर्नरों को निम्नलिखित अधिकार भी दिए गए थे, जैसे कि गवर्नर मंत्रियों को पदच्युत कर सकता था। दूसरा, गवर्नर व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र था और मंत्रियों के परामर्श और इच्छा को ठुकरा सकता था। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल भी प्रांतों के मामले में हस्तक्षेप कर सकता था और गवर्नर जनरल को निम्नलिखित और अधिकार दिए गए थे, जो कि हम पढ़ेंगे यहाँ। पहला, गवर्नर जनरल उत्तरदायी शासन का अंत कर सकता था। गवर्नर जनरल प्रांतों के गवर्नर को आवश्यक निर्देश प्रदान कर सकता था
और प्रदेशों पर शासन करने का संपूर्ण भार गवर्नर पर होता था। इस प्रकार इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त प्रांतीय स्वायत्तता दिखावा मात्र थी। रक्षा कवच की व्यवस्था 1935 अधिनियम को पारित करने से पूर्व अंग्रेजी सरकार ने अपनी सुरक्षा हेतु अनेक रक्षा कवच की व्यवस्था की थी। इस दृष्टि से इस अधिनियम के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था की घोषणा की गई थी जो कभी क्रियान्वित ना हो सके। इतना ही नहीं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया था कि यदि यह व्यवस्था लागू की जाएगी तो भी गवर्नर जनरल या गवर्नर को इतने अधिकार दिए गए थे कि वे अंग्रेजी शासन का किसी प्रकार आहित ना हो सके। भारतीय मंत्री एवं ब्रिटिश संसद को भी इतने अधिकार दिए गए थे कि वह भारतीय राष्ट्रीय भावना को कुचला जा सकता था। नेक्स्ट आते हैं संघीय न्यायालय की स्थापना। 1935 के अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम में एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जानी थी। इस न्यायालय में 6 न्यायाधीश तक नियुक्त किए जा सकते थे। इस न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा की जाती थी। इस न्यायालय के लिए निर्णय के विरुद्ध में इंग्लैंड की पीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। नेक्स्ट आते हैं केंद्रीय विधानमंडल। 1935 के अधिनियम के अनुसार संघीय विधानमंडल का स्वरूप 2 सदन वाला था। उच्च सदन को राज्य परिषद और निचले सदन को संघीय विधानसभा कहा जाता था। राज्य परिषद के सदस्यों को चुनने का अधिकार समिति के लोगों को होता था और संघीय विधानसभा में 375 सदस्य होते थे। इनमें से 125 भारतीय नरेशों के प्रतिनिधि और मुसलमानों के 80 सदस्य होते थे। संघीय विधानसभा के अधिकार सीमित थे। गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना कोई वित्तीय विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। यह किसी भी विधेयक को अस्वीकार कर सकता था। नेक्स्ट आते हैं भारतीय काउंसिल की समाप्ति। भारत में भारतीय काउंसिल के विरोध को देखते हुए भारतीय काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। उसका स्थान भारत सचिव के सलाहकारों ने ले लिया। भारत सचिव की सलाहकार समिति में अधिकतम 6 सदस्य हो सकते थे। इनमें से आधे ऐसे होते थे जो कि कम से कम 10 वर्षों तक भारत सरकार की सेवा में रहे हों तथा उन्हें भारत में वापस लौटकर 2 वर्षों से अधिक समय न हुआ हो। इस प्रकार भारत सचिव का नियंत्रण उन क्षेत्रों तक ही सीमित रहा जिसमें गवर्नर जनरल संघीय मंत्रिमंडल की सलाह नहीं मान पाते थे तथा उनके विशेष अधिकारों का प्रयास करता था। नेक्स्ट आता है मूल्यांकन। अंग्रेजी सरकार का विचार था कि इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात भारतीय समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि उनके विचारों से भारतीयों को अनेक सुविधाएं प्रदान की गई थीं। इसमें कोई संदेह नहीं था कि 1919 के अधिनियम की तुलना में बेहतर था। इस अधिनियम की प्रमुख गुण इस प्रकार हैं। पहले आते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। चुनाव में प्रत्यक्ष पद्धति लागू करने के लिए भारतीय लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति लागू कर दी गई। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। भारतीयों ने इसके दुष्परिणामों के कारण इसका घोर विरोध किया था। द्वैत शासन प्रणाली अत्यंत दोषपूर्ण थी तथा प्रशासनिक क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में विद्यमान इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं विधानसभाओं के सदस्यों में वृद्धि। 1935 के अधिनियम के द्वारा विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी, जिससे भारतीयों को बहुत लाभ हुआ था। अब अधिक संख्या में भारतीय विधानसभाओं के सदस्य बन सकते थे। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप ही पहली बार भारतीयों को संयुक्त उत्तरदायित्व के रूप में मंत्रिमंडल बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मतदाताओं की संख्या में वृद्धि। 1935 के अधिनियम के द्वारा मतदाताओं के लिए आवश्यक अहर्ताओं में कमी कर दी गई थी, अतः चुनाव के समय मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई थी।
नेक्स्ट आता है 1935 के अधिनियम के दोष। 1935 के अधिनियम में उपरोक्त विशेषताएं थी, परंतु इनके गुणों की अपेक्षा कहीं अधिक दोष थे। भारतीयों को प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ प्रदान किया गया था, वह गवर्नर जनरल और गवर्नरों को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करके अप्रत्यक्ष रूप से छीन लिया गया था। भारतीयों को पूर्ण स्वाधीनता की मांग को स्वीकार तो किया गया था, मतलब करना तो दूर, औपनिवेशिक स्वराज भी प्रदान नहीं किया गया था। संघीय विधानसभा में प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति भी लागू नहीं की गई थी। इसी कारण से इंग्लैंड में मजदूर दल के नेता एटली ने कहा था कि इस अधिनियम से संघीय स्तर पर रूढ़िवादी तथा प्रतिक्रियावादी तत्वों को इतनी अधिक प्रधानता दी गई थी कि किसी भी प्रकार का प्रजातांत्रिक विकास संभव नहीं था। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस पर भी भारतीय सचिव का ही नियंत्रण विद्यमान था। इस अधिनियम के प्रमुख दोष इस प्रकार हैं। भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान नहीं किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत की स्थिति पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया, क्योंकि इस अधिनियम की कोई प्रस्तावना नहीं थी। यदि प्रस्तावना होती तो संभवतः भारत की औपनिवेशिक स्थिति पर प्रकाश डाला जाता, जिसके लिए भारतीय काफी समय से संघर्ष कर रहे थे। अतः स्वराज्य मिलना तो दूर, औपनिवेशिक स्वराज्य भी भारतीयों को प्रदान नहीं किया गया तथा इंग्लैंड की संसद की प्रभुसत्ता को बनाए रखा गया। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी, जो कि पूर्णतः असफल रही थी और भारतीयों द्वारा इसका विरोध भी किया गया था। इसके पश्चात 1935 के अधिनियम के द्वारा इस व्यवस्था को केंद्र में लागू कर दिया गया। अतः इससे स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेज भारतीयों को किसी प्रकार की सुविधा देने के पक्ष में नहीं थे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1919 के अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को लागू किया गया था। भारतीय सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का विरोध कर रहे थे तथा इसे समाप्त किए जाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि इससे राष्ट्रवादी भावना आहत होती थी। अंग्रेज अधिकारी विभाजन करो और शासन करो की नीति चाहते थे। अतः इन्होंने इसे समाप्त नहीं किया। इसी कारण से फजल उल हक ने इस अधिनियम की आलोचना करते हुए कहा था कि यह 1935 का अधिनियम ना तो हिंदू राज्य का था और ना ही मुसलमानी राज्य का, यह केवल अंग्रेजी राज्य का था। नेक्स्ट आता है देशी रियासतों को महत्व। इस अधिनियम के द्वारा देशी राज्यों को विशेष महत्व दिया गया था। उनको व्यवस्थापिका सभा में अधिक स्थान देकर उनके महत्व को बढ़ाया गया था और रियासतों के प्रतिनिधि भी राजाओं के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। रियासतों की जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं था। अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल और गवर्नर के अधिकारों में वृद्धि की गई थी। इस प्रकार भारतीय प्रशासन पर इंग्लैंड का पूर्ण नियंत्रण था। सरकार के समस्त उच्च पदों पर भी अंग्रेजी अधिकारों की नियुक्ति थी। वे अधिकारी भारतीय सचिव के प्रति उत्तरदायी थे और अपना मनमाने तरीके से कार्य करते थे। इसी कारण से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम के विषय में कहा है कि यह अधिनियम एक ऐसी मोटर के समान है जिसमें अवरोध तो सब कुछ उपस्थित है, किंतु इंजन या ब्रेक नहीं है। नेक्स्ट आते हैं लोकतांत्रिक शासन पद्धति की उपेक्षा। 1935 के अधिनियम के द्वारा जनतांत्रिक शक्तियों की पूर्ण रूपेण उपेक्षा की गई थी। विश्व के प्रत्येक संघ में निचले सदन में सदस्य जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते थे, किंतु इस अधिनियम द्वारा निचले सदन में अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति अपनाई गई थी। मताधिकार भी सीमित था तथा मत देने के लिए योग्यता का आधार संपत्ति को रखा गया था। इसके अतिरिक्त उच्च सदन को निचले सदन की उपेक्षा कहीं अधिक अधिकार दिए गए थे, जो सर्वतः जनतांत्रिक सिद्धांतों के विरोधी थे। विश्व के प्रत्येक संघ में निचले सदन को ही अधिकार दिए जाते थे, किंतु इस अधिनियम ने ऐसा नहीं किया था। इसी कारण से पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस अधिनियम की आलोचना करते हुए कहा था कि नए अधिनियम
हम पर थोपे गए हैं। बाहर से यह जनतांत्रिक शासन व्यवस्था से मिलते जुलते हैं, किंतु भीतर से पूर्णतः खोखला है। नेक्स्ट आते हैं संघीय न्यायालय के अल्प अधिकार। इस अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, किंतु इसके अधिकार सीमित थे। प्रत्येक संघीय शासन व्यवस्था में संघीय न्यायालय न्याय करने वाली सर्वोच्च संस्थान होती थी। इस अधिनियम के द्वारा स्थापित व्यवस्था में न्याय की सर्वोच्च संस्था होती थी। इस अधिनियम के द्वारा स्थापित व्यवस्था में न्याय की सर्वोच्च संघीय न्यायालय न होकर इंग्लैंड की संसद थी। संघीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड की पीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। नेक्स्ट आते हैं प्रांतीय शासन के दोष। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में स्वायत्त शासन की व्यवस्था लागू कर दी गई, किंतु गवर्नर का अत्यधिक अधिकार दिए जाने के कारण इसका महत्व ही समाप्त हो गया। प्रांतीय स्वायत्तता के पश्चात भी गवर्नर की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं किया जा सकता था। इसी कारण से राजगोपालाचारी ने इसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि ऐसा संविधान द्वैत शासन प्रणाली की अपेक्षा अधिक खराब है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि 1935 के अधिनियम में गुण कम दोष अधिक थे। इसी कारण से जिन्ना ने इस अधिनियम की कटु आलोचना की है तथा 1935 के अधिनियम पूर्णतः सड़ा गला हुआ, मौलिक रूप से खराब और पूर्णतः अस्वीकारनीय था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस अधिनियम का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि इस अधिनियम के द्वारा संघात्मक ढांचे इस प्रकार बनाए गए थे कि वास्तविक उन्नति करना असंभव था। यह ढांचा प्रतिक्रियावादी था तथा इसके में आत्मविश्वास के अंकुर भी नहीं थे। क्रांतिकारी परिवर्तन का तो प्रश्न ही क्या है। यह अधिनियम अंग्रेजी सरकार और राजाओं, जमींदारों तथा अन्य प्रतिक्रियावादी संस्थानों के मध्य संबंधों को दृढ़ करता है। भारतीय धन, सैनिक एवं विदेशी मामले पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन रखे गए थे। इस अधिनियम में अंग्रेजों की विजय तथा और भी अधिक शक्तिशाली हो गई थी। जो अंग्रेजों की विजय और भी अधिक शक्तिशाली हो गई थी। यह ढांचा कैसा था? प्रतिक्रियावादी था। इसमें आत्मविश्वास के अंकुर नहीं थे। क्रांतिकारी परिवर्तन पर प्रश्न ही क्या कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी सरकार राजा, जमींदार और अन्य प्रतिक्रियावादी संस्थानों के मध्य संबंधों को दृढ़ करती है। यह धन, सैनिक और विदेशी मामले पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन रखे गए थे। इस अधिनियम में अंग्रेजों की विजय को और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्त शासन पद्धति का वर्णन कीजिए। प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत क्रियान्वयन में भारतीयों को सार्वजनिक प्रशासन की अच्छी प्रशिक्षीय पृष्ठभूमि प्रदान की गई थी। विवेचना कीजिए। 1935 एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जो प्रांतीय स्वायत्तता है उसका अर्थ समझाइए एवं प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल की उपलब्धियों का भी मूल्यांकन कीजिए। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित प्रांतीय स्वायत्तता। 1935 के अधिनियम की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत प्रांतीय स्तर पर एक स्वायत्त शासी सरकार की स्थापना की गई थी। संसदीय संयुक्त समिति ने इंग्लैंड की संसद के सम्मुख रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि यह एक ऐसी योजना है जिसके अंदर प्रत्येक गवर्नर के प्रांत में अपनी कार्यपालिका और विधानमंडल होंगे, जिन्हें अपने परिभाषित क्षेत्र में अनन्य अधिकार प्राप्त होंगे। उनमें वे केंद्रीय शासन तथा विधानमंडल में अधिकांश स्वतंत्र होंगे। अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अब प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी। इसके संबंध में उपलब्ध भी किए जाएंगे। 1919 के अधिनियम में प्रांतों को जो द्वैत शासन की प्रणाली प्रारंभ की गई थी, अब उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। प्रांतों में हस्तांतरित और आरक्षित विषयों का भेद समाप्त कर दिया गया था और साथ ही गवर्नर की कार्यकारी परिषद और उसके सदस्य भी समाप्त कर दिए गए थे।
अब केवल मंत्रिमंडल का शासन था जो कि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता था। देखो इसमें क्या हुआ था कि द्वैत शासन प्रणाली समाप्त हो गई, हस्तांतरित विषय आरक्षित विषय में भेद समाप्त हो गया, गवर्नर की कार्यपालिका परिषद और उसके सदस्य समाप्त हो गए। अब पूरे मंत्रिमंडल जो विषय थे वो कहाँ चले गए, मंत्रिमंडल के शासन के अंतर्गत आ गए थे। नेक्स्ट आते हैं 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्त शासन को निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार, जो 1935 में इस प्रांतीय स्वायत्तता के शासन की कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो पहले आते हैं प्रांतों को पुनः सीमांकन करना। इस अधिनियम के द्वारा ऊबड़ खाबड़ प्रांतों के स्थान पर नए और व्यवस्थित ढंग से प्रांतों का पुनर्गठन किया गया था। मुंबई के सिंधी प्रांत को अलग करके सिंध प्रांत बना दिया गया था। इसी प्रकार दक्षिण में मद्रास में उड़िया लोगों के क्षेत्र को अलग करके उड़ीसा प्रांत बनाया गया था। सीमा प्रांत को भी गवर्नर का प्रांत बना दिया गया था। इसके अतिरिक्त बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। उस प्रकार प्रांतों को कुछ सुव्यवस्थित पुनर्रचना कर दी गई थी। अब पूरे भारत में 11 प्रांत बन गए थे और वे प्रांत थे मद्रास, मुंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार, मध्य प्रांत और बरार, असम, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उड़ीसा और सिंध। नेक्स्ट आते हैं शक्ति का विभाजन। केंद्र और प्रांतों के बीच में शक्ति का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया था। सभी विषयों की 3 सूची बनाई गई थी, केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और संघीय सूची। केंद्रीय सूची में 59 विषय थे। प्रतिरक्षा, मुद्रा, वित्त, आयकर, विदेशी मामले आदि सभी महत्वपूर्ण विषय रखे गए थे। प्रांतीय सूची में 54 विषय थे जिसमें प्रमुख थे कानून व्यवस्था, जंगल एवं स्थानीय शासन, कृषि एवं सिंचाई, शिक्षा आदि। समवर्ती सूची के अंतर्गत 36 विषय थे जिसमें श्रमिक कल्याण एवं समाचार पत्र रखे गए थे। प्रांतीय सूची में जितने भी विषय थे सामान्य तौर पर उनका संबंध में प्रांतीय सरकार पूर्णतः स्वायत्त शासित थी। विषयों का भी विभाजन संविधान की ओर से हुआ था तथा प्रांतीय सरकार के मामले में केंद्रीय सरकार को हस्तक्षेप करने से मना कर दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं उत्तरदायी मंत्रिमंडल। 1935 के अधिनियम में प्रांतीय विषयों को मंत्रिमंडल को सौंप दिया गया था। हस्तांतरित तथा जो आरक्षित विषय थे उनके भेद को समाप्त कर दिया गया था। सभी विषय के संबंध में कार्यपालिका की शक्तियां मंत्रिमंडल को सौंप दी गई थी और मंत्रिमंडल को विधानसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। विधानसभा द्वारा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने से मंत्रिमंडल के लिए त्यागपत्र देना आवश्यक हो गया था। इस तरह पहली बार प्रांतीय स्तर पर एक संपूर्ण उत्तरदायी सरकार या शासन की स्थापना कर दी गई थी। नेक्स्ट आते हैं विधानसभा का विस्तार। जो विधानसभा है उसका विस्तार भी किया गया था। प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार कर दिया गया था। उनकी सदस्य संख्या बढ़ा दी गई थी। कुछ बड़े प्रांतों में तो यह सदस्य संख्या बढ़ाकर 250 तक कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त 6 प्रांतों में व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक कर दी गई थी। यह प्रांत बंगाल, मद्रास, बंगाल, असम, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम और मुंबई। निम्न सदनों को प्रांतीय सभा तथा उच्च सदन को प्रांतीय परिषद कहा जाता था। इनमें प्रांतीय सभा के निर्वाचन प्रत्यक्ष किए जाते थे और मताधिकार अधिक लोगों को दे दिया जाता था, परंतु निर्वाचन अभी भी सांप्रदायिक आधार पर होता था। प्रांतीय व्यवस्थापिका के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको कार्यपालिका पर पर्याप्त नियंत्रण प्रदान किया गया था। मंत्रिमंडल को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। नेक्स्ट आते हैं गवर्नर की शक्तियां सीमित। 1919 के अधिनियम की तुलना में अब गवर्नरों की शक्तियों को सीमित कर दिया गया था। उस समय प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित तथा आरक्षित 2 विषयों में बांटा गया था। आरक्षित विषयों का दायित्व सीधे गवर्नर और उनकी परिषद पर छोड़ दिया गया था, परंतु अब गवर्नर पर किसी भी प्रांतीय विषय का दायित्व नहीं था।
सभी विभाग मंत्रियों के अधीन कर दिए गए थे तथा सामान्य परिस्थितियों में गवर्नर को और मंत्रियों के विभाग में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं गृह सरकार का हस्तक्षेप समाप्त। 1935 के अधिनियम में प्रांतीय सरकार के किसी भी विषय में गृह सरकार की अनुमति का हस्तक्षेप भी समाप्त कर दिया गया था। पहले कई विधेयक गृह सरकार की अनुमति के लिए रोके जा सकते थे या आरक्षित विषयों के संबंध में गृह सरकार सीधे हस्तक्षेप कर सकती थी, परंतु 1935 के अधिनियम में प्रांतीय सरकार के क्षेत्रों में गृह सरकार का सामान्य हस्तक्षेप समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्तर पर पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना का दावा किया गया और कहा गया कि प्रांतों को स्वराज्य प्रदान किया गया है। प्रांतों में उत्तरदायी शासन। पहले आते हैं गवर्नर। प्रांतों का प्रमुख और सर्वोच्च शासक गवर्नर था। गवर्नर की नियुक्ति ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट द्वारा भारत सचिव के परामर्श पर 5 वर्षों के लिए की जाती थी। अब उसका संबंध गृह सरकार से नहीं रहा था। गवर्नर को कार्य करने के लिए 3 प्रकार के अधिकार दिए गए थे। प्रथम, वह पहले अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सके। दूसरा, वह व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य कर सके और ऐसे समय उसे अपने मंत्रियों से परामर्श लेना आवश्यक था, पर उस परामर्श को मानना या ना मानना उसका निजी इच्छा पर निर्भर करता था। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने में, रियासतों के राजाओं के अधिकार और प्रतिष्ठा की भी रक्षा करने में आदि अन्य विषयों कार्यों में मंत्रियों के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं था। तृतीय, मंत्रियों के परामर्श से वह कुछ विषयों का संचालन कर सकता था। इसी क्षेत्र में केवल उत्तरदायी शासन की व्यवस्था का प्रावधान था। तो इसमें कुछ में वो मंत्रियों से परामर्श ले सकता है, लेकिन उसमें भी कौन सी तो उत्तरदायी शासन की व्यवस्था है, उसका ही प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट आते हैं गवर्नर के कुछ विशेष व्यापक अधिकार थे। वह अध्यादेश जारी कर सकता था। संवैधानिक संकट के समय मंत्रिमंडल को और व्यवस्थापिका को भंग करके संपूर्ण शासन अपने अधिकार में ले सकता था। उसे मंत्री के परामर्श की अवहेलना कर या उसे निरस्त कर कार्य करने का निषेधाधिकार भी था। गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्व थे, उसके अंतर्गत वह मंत्रिमंडल के कार्यों में विघ्न भी डाल सकता था। नेक्स्ट आते हैं कार्यकारिणी या मंत्रिमंडल। प्रशासन में सहायता एवं सहयोग के लिए गवर्नर के अधीन मंत्रिमंडल था। गवर्नर अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में अपनी स्वेच्छा से चुन सकता था। उनको मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता था। वे अपने पद पर तभी तक रह सकते थे जब तक कि गवर्नर उनको रखना चाहे। गवर्नर व्यवस्थापिका के उन्हीं सदस्यों को मंत्री बनाएगा जिन्हें व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त हो। विभिन्न प्रांतों में मंत्रियों की संख्या भी भिन्न भिन्न थी। मंत्रीगण व्यवस्थापिका के प्रति ही उत्तरदायी थे। नेक्स्ट आते हैं प्रांतीय व्यवस्थापिका। मुंबई, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम और बिहार, इन 6 प्रांतों में व्यवस्थापिका के 2 सदन कर दिए गए थे। कहाँ कहाँ? तो मुंबई में, मद्रास में, बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम और बिहार में 2 सदनीय थी। प्रथम सदन को विधानसभा और दूसरे सदन को विधान परिषद कहा जाता था। कुछ अन्य प्रांतों में एक ही सदन रखा गया था जिसे विधानसभा कहा गया था। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन सांप्रदायिक प्रणाली के आधार पर 5 वर्षों के लिए किया जाता था। विभिन्न प्रांतों में सदस्यों की संख्या प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की गई थी। प्रांतों की सदस्यों की संख्या प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर थी। विधान परिषद के कुछ सदस्य गवर्नर द्वारा मनोनीत होते थे, शेष जनता द्वारा निर्वाचित होते थे। प्रत्येक 3 वर्षों में इनके 1/3 सदस्य पृथक हो जाते थे। इस प्रकार एक व्यक्ति 6 वर्ष तक अपना इसका सदस्य रह सकता था। व्यवस्थापिका के सदस्य एवं मतदाताओं की
योग्यता कम कर दी गई थी, जिससे मतदाताओं की संख्या में अधिक वृद्धि हो गई थी। नेक्स्ट आते हैं प्रांतीय व्यवस्थापिका को प्रांतीय सूची के विषयों पर तथा समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता था, परंतु गवर्नर की स्वीकृति प्राप्त होने तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता था। गवर्नर किसी भी विधेयक को अस्वीकृत कर सकता था, अतः ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट के विचार के लिए लौटा भी सकता था। वार्षिक बजट या आय व्यय विवरण के विषय में काट-छांट करने का अधिकार व्यवस्थापिका के सदस्यों को था, परंतु गवर्नर अपने विशेष अधिकारों द्वारा उन सभी की पूर्ति कर सकता था। मतलब गवर्नर क्या कर सकता, अपने विशेष अधिकारों के द्वारा इन सभी की पूर्ति भी कर सकता था। इस प्रकार से राजस्व कम से संबंध में व्यवस्थापिका के अधिकार अत्यधिक सीमित कर दिए गए थे। राजस्व कम और व्यवस्थापिका के अधिकार अत्यंत सीमित कर दिए गए थे। अनेक मदों पर सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं था। जिन मदों पर अधिकार था उनको भी गवर्नर अमान्य कर सकता था। सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की गई थी। उनको सरकार की नीति की आलोचना करने तथा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था। मंत्रिमंडल अपने कार्य एवं नीति के प्रति विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे, परंतु गवर्नर को विधानसभा के सदस्य या संबंध में व्यापक या असीमित अधिकार थे। वह विधानसभा को निश्चित अवधि के पूर्व भंग कर सकती थी। यह प्रांतों का शासन अपने हाथों में ले सकती थी, किसी विधेयक पर वाद विवाद रोक सकती थी तथा किसी भी पारित विधेयक पर अपनी स्वीकृति ना देकर उसे कानून बनने से रोक सकती थी। वास्तव में गवर्नर पर विधानसभा का कोई नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट आते हैं प्रांतीय स्वायत्तता का क्रियान्वयन। 1935 के अधिनियम की संघबालना भाग तो कार्य रूप से परिणत नहीं किया जा सकता, परंतु पहली बार अप्रैल 1937 से प्रांतीय स्वायत्त शासन प्रारंभ कर दिया गया था। सन 1936 से 37 में प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचन हुए और कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त कर मुंबई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, असम और पश्चिम उत्तर प्रांत में अपने मंत्रिमंडल बनाए। इन्होंने जनहित में अनेक प्रशंसनीय कार्य किए। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस मंत्रिमंडल और जनता की राय के बिना ही भारत को युद्ध में सम्मिलित कर दिया। इस पर कांग्रेस ने रुष्ट होकर ब्रिटिश सरकार से युद्ध के उद्देश्य घोषित करने को कहा, परंतु ब्रिटेन सरकार ने संतोषजनक उत्तर न देने पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट आते हैं प्रांतीय स्वायत्तता की समीक्षा। 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके प्राचीन स्वायत्तता प्रारंभ कर दी गई थी। अब प्रांतों में कोई सुरक्षित विभाग नहीं था, सभी विषय विभाग मंत्रियों के अधीन थे। प्रांतों की व्यवस्थापिका के प्रति मंत्रिमंडल को पूर्ण उत्तरदायित्व बना दिया गया था, परंतु व्यवहार में इससे प्रांतीय स्वशासन में कोई भी प्रतिबंध लगा दिए गए थे। कई प्रतिबंध लगा दिए गए थे। गवर्नर को अनेक उत्तरदायित्व एवं व्यापक असीमित विषय अधिकार दिए गए थे। इसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। यह शांति एवं व्यवस्था की ओट में अल्पसंख्यकों के हित के रक्षण की ओर में आपातकाल की घोषणा कर प्रांतों का समस्त शासन अपने हाथों में ले सकता था। प्रशासन पर इसकी पूर्ण नियंत्रण शक्ति थी। विधेयक के विषय में भी गवर्नर के विशिष्ट अधिकार थे। गवर्नर को विधानमंडल पर भी पूर्ण नियंत्रण शक्ति प्राप्त थी और मंत्रियों की नियुक्ति करना, उनको बनाए रखना तथा उनको परिष्कृत करना गवर्नर के लिए मंत्री से परामर्श लेना आवश्यक नहीं था। मंत्री की परामर्श की वह उपेक्षा भी कर सकता था, उपेक्षा करके भी कार्य कर सकता था। मंत्रियों को शासन संबंधी अधिकारों को स्वतंत्र नहीं
स्वतंत्रता नहीं थी। गवर्नर के उत्तरदायित्व और विशिष्ट अधिकार उत्तरदायी शासन के पैरों में बेड़ियों के समान थे। नेक्स्ट आते हैं प्रांतों के विधानमंडल का संगठन भी दोषपूर्ण था। इसके सदस्य पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से निर्वाचित होते थे, इसलिए विभिन्न संप्रदाय और वर्गों के प्रतिनिधि केवल अपने संप्रदाय हितों पर ही बल देते थे। वे राष्ट्रीय एवं जनहित की उपेक्षा करते थे। इससे सांप्रदायिक पृथकत्व और ईर्ष्या द्वेष की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक स्थान दिए गए थे। पंजाब बंगाल में उनकी संख्या के अनुपात से अधिक स्थान दिया गया था। इसी प्रकार यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस एवं भारतीय ईसाई को भी उनकी जनसंख्या के अनुपात से कई गुना अधिक स्थान दिए गए थे। प्रांतीय विधानसभाओं के लिए मताधिकार शिक्षा संपत्ति माना गया। इसमें जनसाधारण के प्रतिनिधि विधानसभाओं में नहीं पहुंच सके। प्रांतीय विधान परिषद के मताधिकारों की संख्या बहुत ही कम थी। उच्च धनवान वर्ग के ही प्रतिनिधि विधान परिषद में रहते थे। इन प्रांतीय विधानसभाओं के अधिकार अत्यंतः सीमित और प्रतिबंधित थे। उपरोक्त दोषों के कारण प्रांतीय स्वायत्तता अर्थहीन थी। वास्तव में यह प्रांतों की स्वतंत्रता स्वायत्तता न होकर गवर्नरों की स्वायत्तता थी। प्रांतीय उत्तरदायी शासन केवल एक दिखावा मात्र थी। परंतु सन 1919 के अधिनियम की तुलना में सन 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित प्रांतीय उत्तरदायी स्वशासन निश्चित रूप से आगे और प्रगतिशील था। नेक्स्ट आते हैं कांग्रेसी मंत्रिमंडल द्वारा 28 माह के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। 1937 में प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल के कार्यरत होने तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डालिए। कांग्रेसी मंत्रिमंडल द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। कांग्रेसी मंत्रिमंडल द्वारा किए गए कार्य। प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल। भारत सरकार ने घोषणा की कि 1935 के अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1937 से क्रियान्वित किया जाएगा। केंद्र ने इस अधिनियम को लागू किए जाने के लिए आवश्यक था कि पर्याप्त संख्या में देशी रियासतें संघ में सम्मिलित हों। यह शर्त कभी पूरी न हो सकी, अतः भारतीय संघ बनना संभव न था। किंतु 1 अप्रैल 1937 से प्रांतों के लिए इनकी शाखाएं लागू कर दी गईं। 1935 के अधिनियम से यद्यपि लगभग सभी भारतीय दल असहमत थे, किंतु इन्होंने इस अधिनियम का बहिष्कार या सरकार के साथ असहयोग करना उचित नहीं समझा। सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि इसके अंतर्गत निर्वाचन में भाग लेकर प्रांतीय स्वायत्त शासन की योजना को विफल प्रमाणित किया जाएगा। 1937 में हुए चुनावों में कांग्रेस और अन्य दलों ने भी भाग लिया। इन चुनावों के परिणाम आश्चर्यजनक थे और कांग्रेस को इसकी उपेक्षा से भी अधिक सफलता प्राप्त हुई थी। प्रांतीय निर्वाचन में 54% मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया था। कांग्रेस को 108 में से 711 सामान्य स्थानों पर सफलता प्राप्त हुई थी। इन चुनावों में कांग्रेस को जो सफलता प्राप्त हुई थी वह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होती है। मतलब इन्होंने 5 में मद्रास, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में बहुमत प्राप्त किया था। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कांग्रेस को बहुत प्राप्त ना हो सका था, किंतु वह वहां का सबसे बड़ा बहुसंख्यक दल बन गया था। सिंध में कांग्रेस की स्थिति अल्पसंख्यक दल की थी। नेक्स्ट आते हैं पद ग्रहण करना। कांग्रेस को चुनाव में अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई थी। इस सफलता ने प्रमाणित कर दिया था कि इंग्लैंड की अनुदार दलीय सरकार की विचारधारा गलत है। अंग्रेजी सरकार यह मानती थी कि भारतीय जनता अंग्रेजी शासन पर विश्वास करती है और उसी को बनाए रखना चाहती है। कांग्रेस की अभूतपूर्व विजय ने यह स्पष्ट कर दिया कि
सरकार के यह विचार झूठे और भ्रामक हैं। कांग्रेस के विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने और जनहितैषी सरकार की स्थापना करने के वादों को जनता ने न्यायसंगत प्रमाणित कर दिया। कांग्रेस की सफलता के पश्चात सरकार ने सफल उम्मीदवारों से प्रांतों में पद ग्रहण करने के लिए कहा, किंतु कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाना स्वीकार नहीं किया। पंडित नेहरू ने इस प्रश्न पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अधिनियम को शर्तों के अनुसार पद एवं मंत्रालय स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि हमारा इस अधिनियम का विरोध करना झूठ है और हम खुद ही अपनी बुराई कर रहे हैं। राष्ट्रीय सम्मान और आत्मसम्मान इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसका अनिवार्य अभिप्राय यह होगा कि हम साम्राज्यवाद के दमन तंत्र के साथ कुछ सहयोग कर रहे हैं और अपने लोगों के शोषण और दमन में हम साझेदार बन जाएंगे। कांग्रेस का विचार था कि इस अधिनियम के अनुसार भारतीयों पर उत्तरदायित्व तो आएगा, परंतु उसके पास शक्ति नहीं होगी। कांग्रेस का विचार था कि गवर्नर को इतनी शक्ति दे दी गई थी कि वह उत्तरदायी और स्वायत्त शासन को चलाने नहीं देगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि गवर्नर यह आश्वासन दे कि वे अपनी शक्तियों का प्रयोग वैधानिक साधनों के द्वारा ही करेगा, किंतु गवर्नर इसके लिए तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के नेताओं की दृष्टि से मंत्रिमंडल उचित नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस के लिए पद ग्रहण करना या उसके लिए आगा पीछा करना बड़ी भूल होगी। हम ऐसी खाई में गिर जाएंगे जिनमें से निकलना कठिन हो जाएगा। गांधी जी के भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए थे। 3 माह तक इसी प्रकार गतिरोध बना रहा। इस समस्या पर विचार विमर्श हुआ और अंततः 21 जून 1937 को कांग्रेस की मांग को स्वीकार कर लिया गया। वायसराय लॉर्ड लिलिथगो ने कहा कि आशंका उचित है, अतः उन्होंने कांग्रेस को आश्वासन दिया। वायसराय ने कहा, प्रांतों का कार्यकारी प्राधिकरण गवर्नर के नाम पर चलता है, परंतु मंत्रिमंडल के क्षेत्र में गवर्नर प्रतिबंधित है कि कार्यकारी प्राधिकरण का उपयोग मंत्रियों के परामर्श के अनुसार करे। कुछ असीमित और निर्दिष्ट क्षेत्र को छोड़कर इस संशय का कोई आधार नहीं है कि गवर्नर स्वतंत्र है और उसको प्रांत के दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने की शक्ति प्राप्त है। गवर्नर को कुछ उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, इन्हीं की सीमा में वह अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट आता है, वायसराय के युक्त आश्वासन से कांग्रेस पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और 7 जुलाई 1937 को कांग्रेस के सदस्यों ने पद ग्रहण कर लिए। 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई। कुछ समय पश्चात असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भी कांग्रेस के मंत्रिमंडल बन गए। कांग्रेस की इस विजय से सर्वाधिक आहत मुस्लिम लीग हुई थी। कांग्रेस नेता मुस्लिम लीग के सदस्यों को मंत्रिमंडल में सम्मिलित किए जाने के पक्ष में थे। इनका विचार था कि यदि विधानसभा में मुस्लिम लीग के पृथक अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाएगा तो ऐसा करना संभव था, किंतु उनके लिए मुस्लिम लीग सहमत न हुई। अंततः मुस्लिम लीग ने यह विचार करना प्रारंभ कर दिया कि कांग्रेसी शासन में मुस्लिमों का दमन किया जा रहा है और कांग्रेस ने इन आरोपों का खंडन करने के साथ साथ मुस्लिम लीग से अपील की कि वह संघीय न्यायालय द्वारा इन आरोपों की जांच करवा सकती है। गवर्नर ने भी इन आरोपों को बेबुनियाद कहा। इसके साथ साथ कांग्रेसी नेताओं ने जनसंपर्क कार्यक्रम द्वारा मुसलमानों में कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ाने का प्रयास किया। मंत्रिमंडल के कार्य, इस प्रकार प्रांतों में स्वायत्त शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई और लगभग 2.5 वर्ष तक यह व्यवस्था चलती रही। इस अल्पकाल में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने लोक कल्याणी और प्रशासनिक क्षेत्रों में अत्यधिक कार्य किए, अनेक उपलब्धियां प्राप्त की। सभी प्रांतों में प्रारंभिक शिक्षा, ग्राम्य विकास, पंचायती राज विकास,
उद्योग भूमि सुधार, कृषि श्रम, दलित वर्ग उत्थान, नशाबंदी जैसे कार्य किए गए। मुंबई एवं मद्रास की सरकारों ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान छीनी गई संपत्ति को भी लौटाया। अनेक प्रांतों में किसानों को ऋण देने के नियम बनाए गए। अकाल के समय राहत देने के लिए भी कानून पारित किए गए। बिहार में पट्टेदारी का नियम बनाया ना, जिसके अनुसार लगान की बकाया राशि काफी कम कर दी गई। लगान तय करने का पुराना तरीका हटा दिया गया। लगान वसूली के अधिकार सीमित कर दिए गए। अन्य प्रांतों में भी ऐसे ही अनेक सुधार किए गए। गांधी जी ने प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक नवीन प्रयोग किया। गांधी जी द्वारा शिक्षा व्यय की समस्या को हल करना चाहते थे तथा साथ ही साथ शिक्षा को सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रदान करना चाहते थे। इन पद्धतियों को गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा कहा। यह अनेक प्रांतों में लागू कर दी गई। प्रौढ़ शिक्षा की ओर भी उचित ध्यान दिया गया। स्वायत्त शासन काल के दौरान जहां कहीं पे भी गवर्नर ने अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करना चाहा, वहां वहां इसका विरोध किया गया। सबसे शक्तिशाली विरोध तब हुआ जब संयुक्त प्रांत और बिहार के मंत्रिमंडल ने राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर प्रश्न उठाया। गवर्नर इसके लिए तैयार नहीं था। उनका विचार था कि इससे प्रांत में शांति और व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। गवर्नर के इस हस्तक्षेप के कारण इन प्रांतों में मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, जिससे सरकार घबरा उठी, क्योंकि अन्य प्रांतों में भी कांग्रेसी मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र देने की बात उठने लगी। अंततः अंग्रेजी सरकार को इस बात के लिए विवश होना पड़ा। प्रत्येक राजनीतिक बंदी की रिहाई करके व्यक्तिगत मामले के आधार पर की जाएगी और इस प्रकार राजनीतिक बंदियों को मुक्त करने में मंत्रिमंडल सफल रही थी। नेक्स्ट आते हैं मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र। 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। भारतीय यद्यपि ब्रिटेन और उनके मित्र राष्ट्रों से सहानुभूति रखता था, किंतु युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार नहीं था जब तक उन्हें स्वतंत्रता प्रदान न कर दी जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि संसार में युद्ध की अफवाहें फैली हुई हैं और त्रास छा रहा है। भारत साम्राज्यवादी आक्रमण में किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनेगा। किंतु वायसराय ने भारत को बिना मंत्रिमंडल की अनुमति के युद्ध में सम्मिलित कर दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और कहा कि स्वयं परतंत्र रहते हुए स्वतंत्रता के सिद्धांत के लिए युद्ध करना हास्यास्पद होगा। मतलब स्वयं परतंत्र होते हुए भी स्वतंत्रता के सिद्धांतों के लिए युद्ध करना हास्यास्पद होगा। वायसराय ललित गुरु ने उनके प्रत्युत्तर में कहा कि युद्ध समाप्त होने पर भारत में विभिन्न राजनीतिक दल एवं सांप्रदायिक प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करने के उपरांत भारतीय संविधान में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे। वायसराय की इस घोषणा से स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजी सरकार भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की इच्छुक नहीं थी। अतः विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। मूल्यांकन। कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने विभिन्न राज्यों में लगभग 2.5 वर्षों तक शासन किया। इससे अल्पकालीन समय में ही कांग्रेसी नेता ने अपनी योग्यता का असाधारण प्रदर्शन किया। यह प्रमाणित कर दिखाया कि वे शासन करने में सक्षम थे। कूपलैंड, जो कि इंग्लैंड कांग्रेस का घोर आलोचक था, तक ने कांग्रेसी सरकार के कार्यों की प्रशंसा की। कूपलैंड ने लिखा कि सरकार में स्थिरता थी। मंत्री योग्य, परिश्रमी और जनता के प्रति कर्तव्य परायण थे। वे प्रशासन तंत्र को भली भांति समझते थे और वित्त के मामले में माने हुए सिद्धांतों का उपयोग करते थे। यह कहा जाता था कि सामाजिक पिछड़ेपन को मिटाने के लिए वास्तव में आमूल सुधार की आवश्यकता थी और यह कार्य भारतीय स्वशासन के द्वारा ही हो सकता था।
इन मंत्रिमंडल के कार्यों ने इस बात की पुष्टि कर दी कि वायसराय लॉर्ड लिलिथगो ने भी इसके कार्यों की प्रशंसा की है। इस शब्दों में गत 2.5 वर्षों में बहुत अच्छे जनहित कार्य हुए हैं। संयुक्त प्रांत के गवर्नर हैरी हेंग और मद्रास के गवर्नर एस की ने भी मंत्रियों के काम की प्रशंसा की। सैमुअल होर ने संसद में उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत में प्रांतीय स्वायत्त शासन को बड़ी संवैधानिकता सफलता प्राप्त हुई है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इन 2.5 वर्षों के काल में पहली बार भारतीय जनसाधारण की वास्तविक समस्याओं की ओर ध्यान दिया और कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा समस्याओं का निराकरण करने का भी प्रयत्न किया गया है। यह निस्संदेह एक बड़ी उपलब्धि थी। नेक्स्ट आते हैं कैबिनेट मिशन योजना की समीक्षा कीजिए। कैबिनेट मिशन योजना की समीक्षा कीजिए। कैबिनेट मिशन योजना की समीक्षा कीजिए। कैबिनेट योजना की प्रमुख प्रस्तावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसे अस्वीकार क्यों किया गया था बताइए। कैबिनेट मिशन योजना ने देश की अखंडता बनाए रखते हुए भारत के भावी संविधान के निर्माण के लिए एक न्याय-युक्त आधार प्रस्तुत किया। स्पष्ट कीजिए। कैबिनेट मिशन योजना की प्रमुख बातें बताइए। इसे कांग्रेस और लीग ने क्यों अस्वीकार किया। नेक्स्ट आते हैं हमारा कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन की परिस्थितियां क्या थी। 1945 से 1946 में सामान्य निर्वाचन हो गया था और कांग्रेस ने अद्भुत विजय प्राप्त की थी। जन आंदोलन की लहरों उठने लगी थी। मुंबई, कराची और मद्रास में नाविकों ने विद्रोह कर दिया था। इसी समय पहली अदाला में फिर अन्य स्थानों में वायुसेना की भी हड़तालें हुई थीं। आजाद हिंद फौज की सहानुभूति में देश भर में हलचल हो गई थी। कांग्रेस शासक जान गए थे कि राजनीतिक जागरण की लहर जब सेना को छू गई है, अब देर तक भारतीय साम्राज्य बच नहीं पाएगा। स्वयं इंग्लैंड के उदार दल की पराजय हुई और मजदूर दल ने भारतीय समस्या के हल के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। फरवरी 1946 को संसद में घोषणा कर दी गई कि एक मंत्रिमंडल का मिशन शीघ्र ही भारत जाएगा। कैबिनेट मिशन का आगमन। यह मिशन 20 मार्च को कराची से उतरा। 1 अप्रैल तक वे विभिन्न दलों और विभागों के नेताओं से मिले। इसके पश्चात 16 मई 1946 को मिशन ने भारतीय समस्याओं के समाधान के लिए अपनी योजना प्रस्तुत की। योजना की प्रमुख बातें। पहले आती है योजना की प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। संघ की स्थापना। एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी और यह संघ वैधानिक संबंध, रक्षा, यातायात विभागों की व्यवस्था करेगा और उसे युक्त व्यवस्था के लिए आवश्यक अर्थ संग्रह करने का अधिकार होगा। उस संघ में ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी राज्य दोनों ही सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रमुख संप्रदायों का बहुमत। संघ में ब्रिटिश भारत और देशी राजाओं के प्रतिनिधियों की एक कार्यपालिका और व्यवस्थापिका होगी। व्यवस्थापिका में प्रत्येक प्रश्न का निर्णय करने के लिए उनका संबंध किसी महत्वपूर्ण सांप्रदायिक समस्या से हो। दोनों प्रमुख संप्रदायों के उपस्थित मतदान प्रतिनिधियों और सब उपस्थित और मतदान सदस्यों का बहुमत आवश्यक होगा। मतलब जितने भी संप्रदाय होंगे उनका बहुमत इनको प्राप्त करना पड़ेगा। अवशिष्ट शक्तियों पर केंद्र का अधिकार होगा। संघ सूची के अतिरिक्त अन्य सब विषय और समस्त अवशिष्ट शक्तियां पर केंद्र का अधिकार होगा। केंद्र का ही प्रांतों का अधिकार होगा। जितने भी समस्त विषय हैं उन पर किसका प्रांतों का अधिकार होगा। देशी राज्यों के अधिकारों में वृद्धि। देशी राज्यों को वे सभी अधिकार होंगे जो कि उन्हें संघ शासन को नहीं दिए गए हैं। वो सारे अधिकार किनको होंगे। देशी राजाओं को दिए जाएंगे। प्रांतों का विभाजन।
प्रांतों को अपने अलग वर्ग बनाने का अधिकार होगा। इन वर्गों को अपनी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका होगी। प्रत्येक वर्ग निश्चित करेगा कि प्रांतीय सूची में किन किन विषयों को सम्मिलित करने की व्यवस्था होगी। इस प्रकार सब मिलकर 3 वर्ग होंगे। पहले वर्ग में आएगा मद्रास, मुंबई संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा शामिल होंगे। दूसरे वर्ग में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध होगा। तीसरे वर्ग में बंगाल और असम होगा। प्रांतों का विभाजन किया गया है। नेक्स्ट आते हैं प्रतिनिधि की संख्या निर्धारित करना। संविधान सभा में ब्रिटिश भारत में 396, साधारण 210, 396 नहीं है 296 है, साधारण 210 में, मुसलमान 78 में, सिख 4 में, चीफ कमिश्नर द्वारा शासित प्रदेश 4 थे। देसी राजाओं के अधिक से अधिक 93 प्रतिनिधि होंगे। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार निर्वाचित किए जाएंगे। देसी राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी एक विशेष मंत्रणा समिति करेगी। जो देसी राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? एक जो विदेश विशेष मंत्रणा समिति थी उसके द्वारा किया जाएगा। संविधान सभा का विभाजन। संविधान सभा 3 भागों में विभक्त होगी। पहला आएगा मुंबई मद्रास संयुक्त प्रांत, मध्य बिहार, उड़ीसा, इसमें 187 प्रांत होंगे। दूसरे में आएगा चीफ कमिश्नर के शासित क्षेत्र, इसमें 3 सदस्य होंगे। और फिर आएगा बंगाल असम के 70 सदस्य। तो संविधान सभा का विभाजन 3 में किया गया था, जिसमें एक में 187 थे, मुंबई मद्रास संयुक्त प्रांत, मध्य बिहार और उड़ीसा। फिर आते हैं चीफ कमिश्नर के शासित क्षेत्र, जिसमें 3 सदस्य थे। और तीसरा आता है बंगाल असम और 70 सदस्य इसके अंतर्गत रखे गए थे। राजनीतिक दलों की अस्थायी सरकार। प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की अस्थायी सरकार बनाई जाएगी, परंतु वायसराय की विशेषाधिकार पूर्ववत बने रहेंगे। राज्यों से संबंधित ब्रिटिश शासन सत्ता का प्रभुत्व नई सरकार को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। तो इनने क्या कहा है? भैया देखो, जो हमारे राजनीतिक दल हैं उनकी एक अस्थायी सरकार होगी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि की अस्थायी सरकार रखी जाएगी, परंतु वायसराय की विशेषाधिकार पूर्ववत बने रहेंगे। राज्यों से संबंधित ब्रिटिश शासन सत्ता का प्रभुत्व नई सरकार को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं संशोधन का निश्चित काल। संघ और वर्ग के संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था अवश्य रखी जाएगी। संविधान लागू होने के 10 वर्ष के उपरांत तथा उसके पश्चात 10-10 वर्षों के अंत में कोई भी प्रांत अपनी व्यवस्थापिका सभा के बहुमत द्वारा संविधान की धाराओं में संशोधन करने की जानकर मांग कर सकता है। मतलब संशोधन निश्चित काल में किया जाएगा, वो 10 वर्षों के उपरांत किया जाएगा। इंग्लैंड की सरकार से समझौता। संविधान सभा इंग्लैंड की सरकार के साथ संधि करेगी, जिसके द्वारा उपरोक्त प्रावधान की पुष्टि होगी। मिशन द्वारा पाकिस्तान निर्माण का विरोध किया गया था। कैबिनेट मिशन इन कारणों से पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर रही थी। पहला विभाजन के बाद भी पाकिस्तान में गैर मुसलमान और भारत में मुसलमानों की काफी संख्या बनी रहेगी, इसलिए बंटवारे के लिए मना किया जा रहा था। और पाकिस्तान में असम, बंगाल और पंजाब के उन क्षेत्रों को सम्मिलित करना अन्यायपूर्ण था जहां पर हिंदुओं की संख्या अधिक है, वो बहुमत में है, तो वहां पर अन्यायपूर्ण होगा कि भैया आप इनको क्यों मिला रहे हो पाकिस्तान में। प्रशासकीय, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से भी देश का विभाजन अनुचित समझा गया। विभाजन होने पर भारत के साथ देसी रियासतों में सम्मिलित होने में भी कठिनाई समझी जाएगी। पंजाब का विभाजन सिखों के हेतु अन्यायपूर्ण समझा गया। पूर्व एवं पश्चिम पाकिस्तान दोनों ही देशों की सीमा पर स्थिर है, इसलिए देश के विभाजन से भारत की रक्षा व्यवस्था कमजोर हो जाएगी, इसकी संभावना थी, इसलिए भी पाकिस्तान की मांग खारिज कर दी गई।
नेक्स्ट आता है कांग्रेस द्वारा योजना का विरोध किया गया। भाई कांग्रेस ने माने नहीं कैबिनेट मिशन को, लो बना लो, कितनी इच्छा बना लो। कैबिनेट मिशन योजना भारत की संवैधानिक प्रगति के में पीछे सभी योजनाओं में आगे अवश्य थी, परंतु अपने अपने दृष्टिकोण से सभी दलों ने इस योजना की आलोचना की। कांग्रेस की इस योजना से असंतुष्ट थी क्योंकि इसमें प्रस्तावित केंद्रीय शासन अत्यंत निर्बल था, जिसका अधिकार केवल विदेश, रक्षा एवं वायसराय संबंधी विषयों तक ही सीमित था। वायसराय जनरल अब भी कार्यकारिणी का कार्यकाल अध्यक्ष था, सत्ता का प्रतीक मात्र, संवैधानिक शासक नहीं था। यह आशंका की गई थी कि सांप्रदायिक वर्गीकरण प्रणाली निश्चय ही देश को 3 भागों में बांट देती है। इसका परिणाम राष्ट्रीय एकता और जनतंत्र के लिए विनाशकारी था। प्रांतों का अनिवार्य वर्गीकरण प्रांतीय स्वराज्य के खिलाफ बैठता था। इसका उद्धेश्य हिंदू बहुमत असम एवं राष्ट्रीय मुस्लिम बहुमत सीमांत प्रांत को अपनी मर्जी के खिलाफ वर्गों में बांटना था। स्थायी सरकार ने लीग और कांग्रेस के समानुपात का प्रस्ताव न तो तर्कयुक्त था और न उचित और न जनतंत्रवादी सिद्धांतों के अनुरूप था। फिर भी कांग्रेस ने दीर्घकाल योजना को क्रियान्वित करने की स्थिति दे दी थी। यद्यपि उसने माना था कि प्रतिबंधों, आरक्षण एवं अभिरक्षणों और वर्ग हितों के संतुलन में के जंगल में स्वतंत्र भारत का स्पष्ट चित्र ही नहीं दिखाई पड़ता है। कैबिनेट मिशन योजना के बारे में सबसे अधिक मतभेद प्रांतों के वर्गों में सम्मिलित होने के संबंध में थे। योजना में 15वें अनुच्छेद के मतानुसार प्रांत किसी भी वर्ग में शामिल होने हेतु स्वतंत्र था। योजना में साफ लिखा गया था, जैसा कि नया संविधान प्रारंभ होगा, कोई भी प्रांत एक वर्ग को छोड़कर दूसरे वर्ग में शामिल होने हेतु स्वतंत्र होगा। नेक्स्ट आते हैं मुस्लिम लीग द्वारा योजना का विरोध। मुस्लिम लीग का कथन था कि इस योजना में पाकिस्तान की मांग के साथ पूरा पूरा न्याय नहीं किया गया है। इसके अनिवार्य वर्गीकरण में पाकिस्तान का आधार निहित है। एवं 6 जून को 1946 को लीग ने इसे स्वीकार कर दिया, परंतु बाद में लीग ने इसकी स्वीकृति वापस ले ली। 29 जुलाई 1946 को एक बैठक में लीग ने पाकिस्तान की प्रस्तुति के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही आरंभ करने का निश्चय किया। 13 अगस्त को यह भयंकर कार्यक्रम भी कर दिया गया। योजना की समीक्षा। इस प्रकार कैबिनेट मिशन की योजना में संक्षिप्त में गुण और दोष बताए गए हैं। गुण में आते हैं गुण। भारत की अखंडता पर इस योजना ने जोर दिया और पाकिस्तान की मांग को अव्यावहारिक बताया। संविधान सभा में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर रखा गया था। इस प्रकार राजनीतिक राज्य महत्व के बहाने अल्पसंख्यकों को उकसाया नहीं गया था। इसमें प्रांतों और रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाने का प्रस्ताव था। प्रांतों और रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाने का प्रस्ताव था। नेक्स्ट आते हैं संविधान में यूरोपियों का भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। यह कहा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन योजना प्रथम ईमानदारी की योजना थी। इसके अनुसार ब्रिटिश सरकार भारत के साथ समझौता करना चाहती थी। अब तक की समस्त योजनाओं से यह श्रेष्ठ थी। नेक्स्ट आते हैं दोष। सिख संतुष्ट नहीं थे। सिख जो थे वह इससे संतुष्ट नहीं थे तथा इनको अब तक मिलने वाला महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला था। पंजाब में उनकी स्थिति एक अत्यंत अल्पसंख्यक वर्ग की हो जाती है। वर्गीकरण वाले सिद्धांत में प्रांतीय स्वराज का हनन हुआ था। स्पष्ट था कि इसमें पाकिस्तान की मांगों को पीछे दरवाजे से खोल दिया गया था। इस योजना ने बड़ा ढीला केंद्रीय शासन बनाने का प्रस्ताव रखा था, जो कि संभवतः प्रतिगामी शक्तियों को बढ़ावा देते हैं। संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान
तभी लागू होता जबकि संविधान सभा में सभी दल भाग लेते। इस प्रकार एक बार फिर यह कहा गया कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की राह का रोड़ा न बनने दिया जाए। इस योजना में सफलता की कुंजी छोटे दलों को दे दी गई। लीग ने इसका प्रयोग जमकर अपने हित में किया था। नेक्स्ट आते हैं हमारा, ये नेक्स्ट भी इसी के अंतर्गत आएगा, ब्रिटिश शासन के भारतीय राज्य। ये तो नेक्स्ट यूनिट के अंतर्गत आएगा, है ना। तो ये हमारी थर्ड यूनिट होगी। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आपके एग्जाम बहुत जल्दी हैं तो आप हमारे लिए कमेंट कर दीजिए और 5 यूनिट्स पूरी यूनिट्स दी गई हैं, इनके लिंक जल्दी प्राप्त कर लीजिए। चलिए बाय गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।